अधिशोषण प्रक्रिया सभी लोग जानते हो कि अधिशोष्य पदार्थ के अणुओं का अधिशोषक की सतह पर चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है। तो जब अधिशोष्य पदार्थ का अणु अधिशोषक की सतह पर चिपकता है तो अधिशोष्य पदार्थ के अणु और अधिशोषक की सतह के मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य करता है और उसी आकर्षण बल के कार्य करते हुए या चलते हुए अधिशोष्य का अणु अधिशोषक की सतह पर चिपक जाता है। तो अगर मैं उस फोर्स को देखूं, उस अट्रैक्शन फोर्स को देखूं कि कौन सा बॉन्ड अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य कार्य कर रहा है, तो अगर हम उस बॉन्ड को देखना स्टार्ट करें या उस बॉन्ड के बेसिस पर अधिशोषण को पढ़ना स्टार्ट करें तो बेटा हमें अधिशोषण दो प्रकार का मिलता है। पहला अधिशोषण भौतिक अधिशोषण, जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य भौतिक आबंध बनते हैं, भौतिक अधिशोषण। लेकिन जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध बनने लगते हैं, हम ऐसे अधिशोषण को कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो मुझे क्या लगता है कि बॉन्ड के बेसिस पर अधिशोषण दो प्रकार का, भौतिक और रासायनिक। सबसे पहले क्या करते हैं कि भौतिक अधिशोषण को पढ़ते हैं। मैंने लिख भी रखा है अधिशोषण के प्रकार होते दो प्रकार के हैं, क्योंकि पहले प्रकार का अधिशोषण था तो हमने उसको हेडिंग बना लिया भौतिक अधिशोषण। फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। हम सब लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर हमारे पास कोई भी अधिशोषक पदार्थ है और इस अधिशोषक पदार्थ में को ये या तो द्रव हो सकता है अधिशोषक या तो ठोस हो सकता है। अगर हम कोई गैस का पार्टिकल इसके पास ले आए तो गैस के पार्टिकल इस ठोस या द्रव की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपकते क्यों हैं? तब आपने बताया था कि इन अणुओं के बीच और अधिशोषक की सतह के बीच एक फोर्स अप्लाई होने लगा होगा। अभी मैं बताता हूं, अगर ये फोर्स वीक है, कमजोर है, हालांकि वीक और कमजोर फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उन वीक और कमजोर फोर्स में मैंने एक फोर्स को ले लिया है, वांडर वाल्स फोर्स। ये भी बहुत वीक फोर्स है और शीघ्रता से ये फोर्स समाप्त किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है ये बॉन्ड। तो जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच और सरफेस के बीच में वांडर वाल्स फोर्स कार्य करेगा, हालांकि इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की वांडर वाल्स फोर्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो जब भी कभी मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच वांडर वाल्स फोर्स अप्लाई होगा तब जो अधिशोषण प्रक्रिया होगी हम कहेंगे ये भौतिक अधिशोषण है। मैंने इस बात को लिखा भी है, क्या लिखा है, जब अधिशोष्य के अणु और अधिशोषक की सतह के मध्य अत्यंत कमजोर आबंध बनता है और उस अत्यंत कमजोर आबंध को क्या नाम देते हैं, वांडर वाल्स बल। मैंने कहा था आबंध का मतलब फोर्स भी होता है, बल भी होता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम कौन सा अधिशोषण कहते हैं, भौतिक अधिशोषण। और भौतिक अधिशोषण में एक और विशेषता आप समझ सकते हैं ऐसा, एक तो वीक बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल जो जुड़ता है वो एक कमजोर बॉन्ड से जुड़ता है, और कमजोर बॉन्ड होने के कारण कहता है यह निम्न ताप पर और अक्रिय सतह पर हो सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो वो जो बॉन्ड बना है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अधिशोषण बदल जाएगा विशोषण में। तो बोलता है अगर आपको क्योंकि वीक फोर्स बनाने होते हैं, डेवलप करने होते हैं, ये निम्न ताप पर बन जाते हैं बॉन्ड, मिनिमम टेम्परेचर पे भी बन सकते हैं, कम से कम ताप पर भी बन सकते हैं, और साथ में ये भी बताया अक्रिय सतह पर भी हो सकते हैं, अक्रिय सतह का भी हो सकते हैं। इसका मतलब है किसी भी प्रकार की सरफेस पर, उस सरफेस पर तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो ही सकता है जो सरफेस अच्छे बॉन्ड बनाती है, और उस सतह पर भी फिजिकल एडजॉर्प्शन आसानी से हो सकता है जो अच्छे बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है नंबर की या निम्न ताप और अक्रिय सतह पर भी हो सकता है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन तो मैं जान गया कि अधिशोषक के अणु अधिशोषक की सतह के मध्य वांडर वाल्स फोर्स कार्य करता है जो कि वीक होता है। अब आता है तो अधिशोषण के कुछ लक्षण बता दीजिए भौतिक अधिशोषण के, क्योंकि भौतिक अधिशोषण पढ़ रहे हैं उसी के लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण में से पहला कैरेक्टर अविशिष्ट प्रकृति। अब अविशिष्ट प्रकृति का क्या मतलब है, अविशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कोई भी गैस का कण किसी भी ठोस या किसी भी द्रव पर अपने वांडर वाल्स फोर्स क्या कर सकता है, बना सकता है, कोई विशिष्टता नहीं है। विशिष्टता नहीं है का मतलब है कि कोई भी गैस हो किसी भी ठोस की सतह पर भौतिक अधिशोषण कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये इस ठोस की सतह पर अधिशोषित नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर भौतिक अधिशोषण करवाना है तो कोई भी गैस ले आइए, किसी भी सतह पर अधिशोषित हो सकती है।
अर्थात भौतिक अधिशोषण जो है वो किसी भी गैस द्वारा किया जा सकता है और किसी भी पदार्थ की सतह पर किया जा सकता है। ना तो गैस निश्चित है और ना ही वो पदार्थ निश्चित है। मैं क्या बोलता हूं, भौतिक अधिशोषण इस दुनिया में हर एक गैस के द्वारा हर एक द्रव पदार्थ की सतह पर हो सकता है और एक ठोस पदार्थ की सतह पर हो सकता है। इसमें से कोई विशिष्टता नहीं, हर एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर भौतिक अधिशोषण दिखा सकता है। तो मैंने उसको लिखा भी रखा है कि कोई भी गैस का अणु किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित हो सकता है। ना तो ठोस के लिए निश्चित कैटेगरी है और ना गैस के लिए कोई निश्चित कैटेगरी, चाहे जो हो गैस किसी भी ठोस या द्रव पर आसानी से भौतिक अधिशोषण कर सकती है। नेक्स्ट नंबर लिखता है गैसीय प्रकृति। अब इसको ध्यान रखना है, उस गैस द्वारा भौतिक अधिशोषण अधिक दिखाया जाता है जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है, और वह गैस भौतिक अधिशोषण कम दिखा पाती है, या उस गैस का भौतिक अधिशोषण कम होता है जिस गैस का क्रांतिक ताप कम है। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक है उसका अधिशोषण अधिक होता है। अधिशोषण अधिक का मतलब उसके मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकते हैं अधिशोषक की सतह पर। लेकिन जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप का मान कम है, क्रांतिक ताप की वैल्यू कम है, उसका अधिशोषण भी कैसा होता है, कम। उसके मॉलिक्यूल सरफेस पर अधिक मात्रा में नहीं चिपकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है इधर से कि क्रांतिक ताप क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। क्रांतिक ताप क्या है? एक क्रांतिक ताप अगर समझ गए तो फिर मेरे लिए सिचुएशन जो है वो आसान है। क्रांतिक ताप होता क्या, देखो बेटा मैंने लिख भी रखा है, हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप कितना है, 33 केल्विन। और मैंने साथ में एक और गैस को लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रांतिक ताप कितना है, 304 केल्विन। ये क्रांतिक ताप दिए गए हैं। क्रांतिक ताप होता क्या, देखो इसका मतलब है अगर हम हाइड्रोजन गैस को 33 केल्विन टेम्परेचर पर ले आए और इस 33 केल्विन टेम्परेचर पर इस गैस पर प्रेशर अप्लाई करें, फिर मैं ध्यान देते हो एक बात, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना कर दें, 33 केल्विन कर दें, और फिर इस गैस पर प्रेशर अप्लाई करें, तो गैस पर प्रेशर अप्लाई करने पर हाइड्रोजन गैस कौन से रूप में बदल जाएगी, द्रव रूप में बदल जाएगी। क्रांतिक ताप का अर्थ ये है। हाइड्रोजन गैस के लिए क्रांतिक ताप 33 केल्विन का मतलब है 33 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को दाब लगाकर हाइड्रोजन गैस को द्रव के रूप में बदला जा सकता है। यह है क्रांतिक ताप का अर्थ। अभी ध्यान देने वाली बात है, 33 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ेगा अगर आपको हाइड्रोजन गैस को क्या में बदलना है, द्रव में। इंपॉर्टेंट चीज इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर 33 केल्विन से जरा सा भी अधिक कर दिया, 33.1 कर दिया, आपने सोचा मैंने बहुत टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया है, 33.1 कर दिया, आपने 0.1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया और फिर अब आप हाइड्रोजन गैस पर दाब आरोपित करते रहो, लेकिन हाइड्रोजन गैस द्रव के रूप में बदलने वाली, समझ गए। क्रांतिक ताप क्या होता है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम तो बोल ही नहीं सकते, वह मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर दाब लगाकर किसी गैस को द्रव के रूप में बदला जा सकता है। और गैस को अगर द्रव के रूप में बदला जा सकता है, इसके बाद दूसरी लाइन, अगर किसी गैस का ताप क्रांतिक ताप से जरा सा भी बढ़ा दिया हमने, थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ा दी, तो फिर गैस पर आप दाब लगाते रहेंगे लेकिन गैस को द्रव के रूप में बदल नहीं पाएंगे। अभी तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर जी आर्टिकल तो हमारा भौतिक अधिशोषण चल रहा है और सर जी क्रांतिक ताप पर आ गए। बेटा अगर नंबर को समझना है तो क्रांतिक ताप आना चाहिए। अच्छा, इसके क्रांतिक ताप से क्या समझते हैं, CO2 के क्रांतिक ताप का मतलब है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर 304 केल्विन कर दिया जाए और फिर इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो गैस को द्रव के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते। अब मैं दूसरी सिचुएशन देता हूं, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर 300 लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर 304 केल्विन से अधिक कर दिया, 305 केल्विन कर दें, क्या अब इस गैस पर दाब लगा के गैस को द्रवित कर सकते हो, नहीं। एक और सिचुएशन, 304 पर गैस को द्रव के रूप में बदल सकते हो, 303 पर भी गैस को द्रव के रूप में बदल सकते हो दाब लगाकर, 302 पर भी गैस पर दाब लगाकर गैस को द्रव में बदल सकते हो, 301 पर भी गैस को दाब लगाकर गैस को द्रव के रूप में बदल सकते हो। लेकिन क्रांतिक ताप से ऊपर ताप हो जाने पर फिर गैस को द्रव के रूप में बदल नहीं सकते। समझ गए इस बात को, क्रांतिक ताप। अब मैं ये बताऊंगा, अब ये नॉर्मल सी बात होगी क्रिटिकल टेम्परेचर के विषय में। अब हम बात करेंगे आखिर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर अधिक होता है किसी गैस का
उसका अधिशोषण अधिक क्यों होता है? अब इस पर बात करेंगे। देखो ध्यान देते हैं, हमने इसका टेम्परेचर कर रखा है 298 केल्विन। अब 298 केल्विन ये तो रूम टेम्परेचर है, भले कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 304 केल्विन है, लेकिन हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। आदर्श कमरे का ताप ऐसा माना जाता है कि 298 अरे 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के बराबर होता है। अब ध्यान देने वाली बात, अगर हम लोगों ने कमरे में इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रखा है, इसका क्रांतिक ताप कितना था? 304। कमरे का ताप कितना है? 298। 304 से कम है ना, अर्थात कमरे पर ताप पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रेशर लगाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रव के रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अच्छा बेटा, जैसे द्रव के रूप में बदलेगा, द्रव के पार्टिकल उस ठोस की सतह पर आसानी से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और बेटा द्रव का पार्टिकल अगर ठोस की सतह पर चिपक रहा है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस बात का, अधिशोषण अधिक हो। 298 केल्विन पर देखते हैं। 298 केल्विन पर अगर देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन से रूप में बदला जा सकता है? द्रव। अगर द्रव के रूप में बदला जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो द्रव का पार्टिकल सतह पर आसानी से क्या कर सकता है? चिपक सकता है, क्योंकि द्रव के पार्टिकल की जो गति होती है वो कैसी होती है? धीमी। तो द्रव का पार्टिकल तेजी गति नहीं करेगा तो वो क्या करना पसंद करेगा? सतह पर चिपकना, शीघ्रता से सतह पर चिपक जाएगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, 298 केल्विन पर क्या हाइड्रोजन गैस को द्रवित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से टेम्परेचर तो 33 केल्विन होना चाहिए और हमने टेम्परेचर 33 केल्विन से कैसा कर रखा है? अधिक। अर्थात हम हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाकर भी गैस को द्रवित, तो इसका मतलब है इस टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस द्रव के रूप में नहीं बदलेगी। सोच समझ के बताना बेटा, ये द्रव के रूप में नहीं बदलेगी, अर्थात ये रहेगी गैस और ये हो जाएगा द्रव। क्योंकि ये गैस रहेगा, इसके पार्टिकल खूब तेजी से गति करके इधर उधर चलते रहेंगे। अगर इधर उधर चलते रहेंगे तो अधिशोषक की सतह पर कम चिपकेंगे, क्योंकि गतिशील है, और गतिशील है तो ये अधिक से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, बहुत कम बॉन्ड बनाएंगे और चिपकने की संभावना इनकी कैसी है? कम। लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टीसी की वैल्यू क्रांतिक ताप 304 है, कमरे का ताप 298, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन से रूप में बदल गई है? द्रव। अब द्रव के पार्टिकल की विशेषता क्या होती है? द्रव के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, किसकी अपेक्षा? गैस के पार्टिकल की अपेक्षा। तो द्रव का पार्टिकल अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो ये जल्दी से चिपक जाएगा सतह पर, और गैस का पार्टिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो जल्दी पे से सतह पर चिपकेगा नहीं। ये वाला नंबर आ जाएगा क्रांतिक ताप वाला ना? वे दोबारा हम बता दें चीज का, आ जाए ना? अच्छा, ये द्रव के रूप बदल जाएगा, समझ गए क्यों बदल जाएगा? क्योंकि क्रांतिक ताप से वैल्यू कैसी है? कम। द्रव के रूप में बदलेगा। आप खुद समझो, द्रव के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि गैसेस के पार्टिकल? द्रव के पार्टिकल्स। तो द्रव के पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो अधिशोषण भी कैसा होगा? अधिक होगा। गैसेस का पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन कम होता है तो वहां पर अधिशोषण भी कैसा होगा? कम। भाई फोर्स कम, अट्रैक्शन कम। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है अधिशोषण की एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या? अच्छा मैं एक बात बताता हूं, मैंने इसके पहले भी एक बात बता रखी है आपको कि जब भी कभी दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स या कभी भी बेटा एक दो आयंस के बीच में बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनने की प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है। अभी एनर्जी का निकलना इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग बन रहा है। ध्यान देने वाली बात है, बॉन्ड अगर कमजोर बनता है कम एनर्जी मुक्त होती है, कम एनर्जी देता है मॉलिक्यूल। अगर बॉन्ड जितना अधिक मजबूत बनता रहेगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतनी कम होगी, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी वो इतनी ही एनर्जी का क्या करेगा? त्याग करेगा। फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते समय मॉलिक्यूल बहुत अधिक एनर्जी का त्याग, ऊर्जा का त्याग करते हैं, लेकिन एक वीक बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स ऊर्जा का त्याग बहुत कम करते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना। अभी मैं अगर इस बात को ही केवल समझ जाऊं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो तब बनता है जब एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है,
और कमजोर बॉन्ड तब बनता है जब एनर्जी कम मात्रा में निकलती है, कमजोर बॉन्ड उसी समय बन जाता है। अभी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में हमको पता है कि बॉन्ड कैसा बनता है, वीक बनता है, कमजोर बनता है, अर्थात इसकी एंथैल्पी का मान कैसा होगा, कम। अगर कमजोर बॉन्ड बनता है तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी अधिक मात्रा में त्यागते नहीं। हाँ, अगर यही बॉन्ड स्ट्रांग होता तो स्ट्रांग बॉन्ड बनाने के लिए ये मॉलिक्यूल एनर्जी का त्याग भी कैसा करते, बहुत अधिक करते। मैंने इस बात को लिखा भी है कि क्योंकि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल आबंध बनते हैं, कमजोर बॉन्ड्स बनते हैं, अतः इस अधिशोषण के लिए मुक्त ऊर्जा 20 किलो जूल से केवल कितने किलो जूल पर मोल के बीच होती है, 40 किलो जूल पर मोल के बीच होती है। एनर्जी की ये वैल्यू जो है ये बहुत कम है। वैसे तो पहला बॉन्ड, पहला अट्रैक्शन फोर्स 8 किलो जूल पर मोल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अधिशोषण क्योंकि भौतिक है, इसमें बहुत कम फोर्स, बहुत कम वीक फोर्स लगता है, इसलिए ये एनर्जी को मुक्त भी कैसा करते हैं, बहुत कम। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, क्या कि जब भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा मॉलिक्यूल एनर्जी भी उतनी ही लूज करेंगे, और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच या दो स्पीशीज के बॉन्ड बीच दुर्बल बॉन्ड बनता है बेटा, वे एनर्जी का रिलीज भी कैसा करते हैं, कम। स्ट्रांग बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वीक बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी का रिलीज कैसा करना पड़ता है, कम। तो ये वाली बात समझ के, कोई दुर्बल बॉन्ड बनता है एनर्जी कम देगा। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी की वैल्यू 20 जूल से कितने जूल के किलो जूल के बीच होती है, 40 किलो जूल के बीच, और ये एनर्जी की बहुत छोटी वैल्यू है बॉन्ड डिसोसिएशन के आधार पर। अभी नेक्स्ट नंबर चलते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति। अच्छा ये बताओ, अभी तुम लोग बात कर रहे थे, अब तुम क्या बात करें, हम भी बात कर रहे थे कि अधिशोषण में जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर चिपकता है, लेकिन इसके बीच का जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, वीक होता है। अगर बेटा ये बॉन्ड वीक होता है तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता। वीक बॉन्ड को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। हो क्या सकता है, बॉन्ड बन भी आसानी से सकता है और टूट भी आसानी से सकता है, अर्थात मॉलिक्यूल आसानी से चिपक भी जाएगा सरफेस पर और मॉलिक्यूल आसानी से सरफेस से निकल भी जाएगा। क्या चिपकने की प्रक्रिया अधिशोषण, और आसानी से निकल जाने की प्रक्रिया विशोषण, और दोनों एक साथ मिल गया तो उत्क्रमणीय अधिशोषण। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हो, चिपक भी आसानी से मॉलिक्यूल सकता है और मॉलिक्यूल आसानी से निकल भी सकता है। चिपकने की प्रक्रिया अधिशोषण, निकलने की प्रक्रिया विशोषण, और दोनों एक साथ मिल गई तो क्या हो गया, उत्क्रमणीय अधिशोषण। तो उत्क्रमणीय अधिशोषण का मतलब समझे, क्योंकि बॉन्ड वीक होता है, इसमें से अधिशोषण भी होता है आसानी से, और वीक बॉन्ड होने की वजह से जैसे ही बॉन्ड टूटा मॉलिक्यूल सरफेस से निकल भी गया। इसका मतलब मैं क्या सोच सकता हूं कि जो फिजिकल या भौतिक अधिशोषण होता है ये रिवर्सिबल उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हैं, बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल चिपका और बॉन्ड टूटने से मॉलिक्यूल निकल भी गया। अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जिसमें से बॉन्ड बन के एक बार मॉलिक्यूल चिपक तो जाता, लेकिन चिपकने के बाद वो बॉन्ड कभी टूटता ना, इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अधिशोषण। ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि बॉन्ड वीक था, जल्दी से टूट जाता था, मॉलिक्यूल चिपका और मॉलिक्यूल निकल भी गया, भौतिक अधिशोषण में से बॉन्ड वीक होता है, ये उत्क्रमणीय अधिशोषण है। मैंने लिख भी रखा है, आबंध कमजोर होने के कारण अधिशोषण व विशोषण शीघ्रता से हो जाता है। मॉलिक्यूल चिपकते भी है, मॉलिक्यूल निकल भी जाते हैं आसानी से। अतः भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, उत्क्रमणीय। मैंने देखो रिवर्सिबल का साइन भी लगाया है। अब इसका रिएक्शन का अर्थ क्या है, इसको देखो। इस रिएक्शन के अर्थ से बाकी नंबर्स को पढ़ेंगे। इसका मतलब है गैस का पार्टिकल अभी दूर था और द्रव उससे भी दूर था, फिर दोनों के बीच में कुछ अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया के बाद गैस का पार्टिकल द्रव की सतह पर क्या हो गया, चिपक गया। अच्छा अभी बताओ, अभी मॉलिक्यूल दूर थे, अधिशोषण नहीं था, लेकिन अब तो गैस का मॉलिक्यूल द्रव की सतह पर चिपक गया है, अधिशोषण हो गया। और इस अधिशोषण के, यार मैं पूछा था अधिशोषण के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है कि ऊर्जा ये लेते हैं, मुक्त होती है, तो मैंने प्लस करके क्यू लिख दिया। क्यू का मतलब है ऊष्मा, ऊष्मा मुक्त हुई। अब सोच समझ के जवाब देना है। इस रिवर्सिबल एरो का अर्थ क्या था, इस रिवर्सिबल एरो का अर्थ था कि गैस का मॉलिक्यूल द्रव की सतह पर जाके चिपका भी, और क्योंकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है तो कि जो गैस का मॉलिक्यूल द्रव की सतह पर चिपका है
वो नीचे वाले एरो की सहायता से गैस और द्रव एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। फिर ऊपर वाले एरो की सहायता से गैस और द्रव एक दूसरे में चिपक सकते हैं, और फिर नीचे वाले एरो की सहायता से गैस द्रव से क्या हो सकता है, अलग। तो उत्क्रमणीय प्रोसेस दिखाया गया। क्यू का मतलब है क्या देता है, एनर्जी देता है। तो भौतिक अधिशोषण ऊष्मा देता है, लेकिन कितनी ऊष्मा देता है, 20 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल प्रति मोल। अब क्योंकि मैं क्या लिखूं तो मैंने क्यू लिख दिया वहां एनर्जी। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव तो तब पढ़ेंगे जब हम लोगों का एक नियम आ जाएगा, ला सतालिए का नियम। 11th क्लास में साम्य अवस्था चैप्टर पर ये नियम था, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। देखो ना समझ में आएगा तो फिर बताएंगे इसको। सुनते हैं पहले इस बात को, क्या कहता है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी कौन सी अभिक्रिया होती है, जो ऊष्मा देती है। याद करो अधिशोषण भी तो ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ये भी देखो एनर्जी दे रही, नहीं एनर्जी दे रही। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्च दिशा में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अभिक्रिया कैसी हो, ऊष्माक्षेपी, तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था अभिक्रिया की स्पीड को किस दिशा में, पश्च दिशा में बढ़ा देगी, पश्च दिशा में बढ़ा देगी अभिक्रिया के वेग को। क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी था, रिएक्शन ऊष्माक्षेपी, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग किस दिशा में बढ़ जाएगा, पश्च। पश्च दिशा का मतलब है ये वाली रिएक्शन अधिक होगी। फिर ध्यान रखो, राइट से किधर वाली अभिक्रिया अधिक होगी, लेफ्ट। अब ध्यान से देख करता हूं, राइट से लेफ्ट वाली अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं। अगर आपने ताप बढ़ाया, अभी गैस का पार्टिकल द्रव की कहां पर है, सतह पर, फिर बाद में क्या होगा, गैस का पार्टिकल अलग और द्रव का पार्टिकल अलग। बस इस बात को सोच के बताना तुम लोग, ये अधिशोषण हो रहा है कि विशोषण हो रहा है, विशोषण नहीं हो रहा है। जैसे फिर मैं दोबारा से रिपीट करूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था अभिक्रिया के वेग को पश्च दिशा में बढ़ा देती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी, ताप बढ़ाया, साम्यावस्था ने अभिक्रिया के वेग को कौन सी दिशा में बढ़ा दिया, पश्च। पश्च का मतलब राइट टू लेफ्ट। अच्छा, राइट टू लेफ्ट में से क्या हुआ, अगर राइट टू लेफ्ट अभिक्रिया का वेग बढ़ा, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहले गैस का पार्टिकल कहां पर चिपका था, द्रव की सतह पर। अब गैस का पार्टिकल अलग हो गया है द्रव की सतह से। मैंने गैस को अलग लिखा, द्रव को अलग लिखा, इसका मतलब गैस का पार्टिकल द्रव की सतह से अलग हो गया। बस मैं इतनी बात पूछता हूं, यह अधिशोषण है कि विशोषण है, विशोषण है। विशोषण का मतलब वैसे एक और बात बता देना, अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है कि अधिशोषण की मात्रा घट रही है, घट रही। बिल्कुल यही नंबर तो मुझे बताना था वहां पे क्या लिखा है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन मैं अगर डायरेक्टली आपको लिखा देता ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घट जाती है, आप समझ ना पाते कौन से रूल से। तो मैंने लास्ट में लिख भी रखा है, ला सतालिए के नियम का नियम जो है वो इस बात को परमिशन देता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में बढ़ेगा वेग, और इस दौरान गैस का पार्टिकल द्रव की सतह से छूटने लगेंगे, अधिशोषण कैसा हो जाएगा, कम। अभी एक और लिखते हैं लास्ट में, दाब का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहां देखो बेटा, मैंने एक यहां द्रव ले रखा है, ये द्रव की सतह है, और बेटा और थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, यहां गैस के मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखने वाली बात है। मैंने यहां पिस्टन लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, गैस पर प्रेशर को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। अभी ध्यान से देखो, ये पिस्टन है, ऊपर से पिस्टन को दबाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कहां से टकराएंगे, द्रव की सतह से। अभी सोचने वाली, जितना अधिक प्रेशर लगाएंगे गैस का मॉलिक्यूल सतह के उतने ही कहां आएगा, नजदीक। बस इतनी बात मैं पूछना चाहता हूं, सतह के नजदीक आएगा तो सतह पर चिपकेगा। दाब बढ़ा देने पर अधिशोषण का गति कैसा हो जाएगा, तीव्र, अधिक अधिशोषण होगा या कम अधिशोषण होगा, तीव्र अधिशोषण होगा। मैंने लिख भी रखा है शायद कि दाब बढ़ाने पर, दाब की वृद्धि पर भौतिक अधिशोषण का मान भी क्या हो जाता है, बढ़। ये वाली बात समझ में आई तो आप लोगों को, प्रेशर बढ़ाओगे गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा द्रव की सतह पर, और जितना ज्यादा गैस का मॉलिक्यूल, भाई आप ऊपर से गैस पर प्रेशर लगाओगे, प्रेशर क्या करेगा, गैस के पार्टिकल को द्रव की सतह पर जल्दी जल्दी से टकराएगा। तो बेटा जब जल्दी जल्दी से तेजी से टकराएगा तो गैसेस के पार्टिकल द्रव की सतह पर चिपकेंगे भी तेजी से, और अधिशोषण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लास्ट नंबर कहता है सक्रियण ऊर्जा।
सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? गैस के अणुओं को इतना योग्य बना देना कि वो द्रव या ठोस की सतह पर क्या हो जाए, चिपक जाए। एक नॉर्मल सा मैं बात बता दूं, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाना होता है। हमें कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है? तो अगर हमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है तो हम मॉलिक्यूल्स को इतनी अधिक एनर्जी भी नहीं देंगे। हम ज्यादा एनर्जी, क्योंकि अगर हमको बॉन्ड बहुत ज्यादा अधिक बनाना होता तो हम सोचते इस बॉन्ड को बहुत काम करने आगे चल के, हमें एक वीक बॉन्ड क्रिएट करना था। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू कैसी रहेगी? कम रहेगी। मैंने बताया दुर्बल आबंधों के बनने के कारण सक्रियण ऊर्जा का मान सदैव कैसा रहता है? कम। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होता तो फिर मैं सोचता कि इसको एनर्जी कैसी दी जाए, लेकिन क्योंकि वीक बॉन्ड बनाना था, हम कम एनर्जी में इस बॉन्ड को क्या कर सकते थे? बना सकते थे। हमने कम एनर्जी ही दी मॉलिक्यूल्स को, इसलिए सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू भी कैसी रहती है? कम। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे जल्दी से, क्योंकि भौतिक अधिशोषण को आप पढ़ ही चुके हैं। रासायनिक अधिशोषण को समझना काफी आसान हो जाता है। पढ़ते हैं सबसे पहले इसको। रासायनिक अधिशोषण ये दूसरे प्रकार, जिसे इसका एक और नाम है, इसको सही कर लो, रसोवशोषण या रासायनिक अधिशोषण भी कहते हैं इसको, केमिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा को पढ़ के सुनाऊं तो देखो क्या लिखा है। कहता है जब किसी गैस के अणु किसी द्रव या ठोस की सतह पर रासायनिक आबंध द्वारा, अच्छा पिछली बार कौन से आबंध के द्वारा जुड़ रहे थे? वान डर वाल्स फोर्स। वो कमजोर था, वीक बॉन्ड था, लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसा है? रासायनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और उस रासायनिक बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? सह संयोजक आबंध। जानते हो ना, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कहता है इस बार द्रव और ठोस गैस के अणु द्रव या ठोस की सतह के साथ रासायनिक आबंध बनाते हैं, सह संयोजक आबंध बनाते हैं और उसके द्वारा जुड़ते हैं, तो इस प्रकार का अधिशोषण कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। मैं क्या सोचता हूं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फिर मैं ये रिपीट करूंगा, बॉन्ड। मैं क्या समझ गया? रासायनिक अधिशोषण में जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, और मैं बताऊं कि ये भौतिक अधिशोषण से कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग की बात ही मैं छोड़ देता हूं, कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना भी कठिन होने लगता है। फिलहाल नेक्स्ट नंबर पे लक्षण या कैरेक्टर पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रकृति। अब विशिष्ट प्रकृति को देखो, मैं ऐसे पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि हर, जैसे आप भी स्टूडेंट हो, आपके पास हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग टीचर मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ना था हिंदी, चले गए रसायन विज्ञान के टीचर वाले के पास और उसने हिंदी पढ़ा भी दिया, फिर थोड़ी देर बाद मूड आया सर जी हिंदी मत पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ा दिया, उसने इंग्लिश भी पढ़ा दिया। तो क्या होता है? ये कहलाता है अविशिष्टता। अविशिष्टता का मतलब है उनके अंदर कोई भी विशेष गुण, लेकिन क्या है कि इस कोर्स में विशिष्टता को होना अनिवार्य है। अब आपको जो सब्जेक्ट वीक लगता है आप केवल उसी टीचर के पास जाते हो और जानते भी हो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये टीचर केवल दे सकता। मैथ का क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर इंग्लिश का टीचर नहीं दे सकता है। आपके पास क्वेश्चन के हिसाब से आप टीचर से मिलते हो जाके। केमिस्ट्री क्वेश्चन आया, देखी समझ गए, कोई केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लेना चाहिए इसका आंसर। सेम बिल्कुल वही प्रकृति है। विशिष्ट प्रकृति का अर्थ है हर एक गैस की का निश्चित नेचर है कि वो गैस किस धातु के साथ या किस लिक्विड के साथ सह संयोजक आबंध अच्छे ढंग से मजबूती से बना सकती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी वो हर एक धातु के साथ अच्छे सह संयोजक बंध बना सकती है, ऐसा निश्चित नहीं है। विशिष्ट है, हाइड्रोजन गैस कुछ विशेष धातुओं के साथ ही रासायनिक बंध बना सकती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस कुछ विशेष धातुओं के साथ ही अधिशोषण भी कर सकती है। विशिष्ट प्रकृति को मैंने इस प्रकार से ही बताया है क्या कि गैसीय अणु के लिए कुछ विशेष अधिशोषकों की सतह पर ही अधिशोषित हो सकते हैं। एक गैस का पार्टिकल हर धातु की सतह, हर अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित नहीं हो सकता है। रासायनिक अधिशोषण में हर एक गैस के लिए निश्चित अधिशोषक होता है। यह गैस केवल उसी अधिशोषक के साथ सह संयोजक आबंध बना सकता है। यह गैस का मॉलिक्यूल किसी दूसरी धातु के साथ सह संयोजक आबंध बना ले, ये जरूरी नहीं है। विशिष्टता का मतलब समझ गए? एक गैस अगर रासायनिक आबंध बनाना चाहती है तो उसके लिए विशिष्ट अधिशोषक की आवश्यकता है।
कोई भी अधिशोषक उसको दे दो, वो उसके साथ बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं रहेगी। निश्चित अधिशोषक के साथ ही बॉन्ड बना सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया है कि पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कहने लगे सर पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित, हालांकि हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, हाइड्रोजन गैस निकेल की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, हाइड्रोजन गैस लोहे की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति हमसे कहने लगे कि हाइड्रोजन गैस क्या हर एक मेटल की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी, तो हम कहेंगे नहीं। हाइड्रोजन गैस की विशिष्टता इस बात को दिखाती है कि हाइड्रोजन गैस कुछ विशेष धातुओं की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, हर एक धातु की सतह पर अधिशोषित नहीं हो सकती। विशिष्टता का मतलब समझ गए, विशिष्ट प्रकृति का अर्थ। और कहता है भी ऐसे एग्जाम्पल में कि पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस जब अधिशोषित होती है तो पैलेडियम हाइड्राइड बनाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा कि जब पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है, पहले भौतिक अधिशोषण होता है, इसके बाद रासायनिक अधिशोषण होता है, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नंबर कहता है उत्क्रमणीय। मैं पहले ही जान गया था ये उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। अनुत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब है, क्योंकि अभी आप देखो ऐसे सोच सकते हो, रासायनिक अधिशोषण में बॉन्ड कौन सा बनता है? सहसंयोजक। और ये बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड एक बार बन गया, ये फिर जल्दी से आसानी से टूटता नहीं। अच्छा, उत्क्रमणीय कब होता है? ये अगर इसका बॉन्ड आसानी से बनता और फिर टूट जाता, मॉलिक्यूल जुड़ते फिर अलग हो जाते, आप कह देते उत्क्रमणीय है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं रासायनिक आबंध अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। इसका मतलब गैस का मॉलिक्यूल एक बार अधिशोषक की सतह पर चिपक जाएगा तो फिर वो अधिशोषक की सतह से आसानी से अलग होने वाला नहीं है। अगर वो अधिशोषक की सतह से आसानी से नहीं अलग होगा तो अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया काम करेगी? गैस लिक्विड से भी अलग था, फिर गैस लिक्विड की सतह पर क्या हो गया? चिपक गया। अब क्या बताओ, क्या अब ये गैस का पार्टिकल लिक्विड से अलग हो सकता है? नहीं, क्योंकि अब यहां से गैस का पार्टिकल लिक्विड से अलग नहीं होगा। रीजन है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया है। तभी देखो मैंने एरो का साइन भी सिंगल बनाया, एक और बनाया। मैं जानता हूं अब गैस का पार्टिकल अलग नहीं हो सकता। अगर गैस का पार्टिकल अलग होता है मैं रिवर्सिबल एरो बनाता, लेकिन मैं जानता हूं गैस का पार्टिकल उससे अलग नहीं हो सकता है। मैंने सिंगल एरो बनाया और ये बताया कि अनुत्क्रमणीय होता है रासायनिक जो अधिशोषण होता है। और साथ में मैंने उस जगह तो केवल एनर्जी लिख रखी थी Q, और आज मैंने लिख रखी है हाई एनर्जी। अच्छा, हाई एनर्जी क्यों लिखी पता चला? क्योंकि रासायनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इस बॉन्ड को बनाते समय अणुओं ने बहुत सारी एनर्जी क्या कर दी होगी? रिलीज की होगी, निकाली होगी। तो एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसने रिलीज की थी मॉलिक्यूल्स ने, इसलिए मैंने यहां हाई एनर्जी लिखी है। एक बार रासायनिक प्रक्रम हो गया तो हो गया, दूध दही में बदल गया, काम खत्म। अब उसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हैं, क्यों? यह रासायनिक प्रक्रम था। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, गैस की प्रकृति। जैसे पिछली बार भौतिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड करता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए गैस की प्रकृति का नेचर हम लिखेंगे ये किसी भी ताप पर डिपेंड नहीं करता है। ये एक अच्छाई रहेगी हम लोगों के लिए कि भौतिक अधिशोषण में क्रांतिक ताप पर डिपेंड करता था भौतिक अधिशोषण, लेकिन रासायनिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट नंबर कहता है अधिशोषण की एंथैल्पी सभी को पता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, एनर्जी कैसी मुक्त होगी? अधिक। मैंने लिखा भी है हाई एनर्जी। तो अब मैं इसको भी जल्दी से पढ़ के सुना दूं। कहता है प्रबल आबंधों के बनने के कारण रसावशोषण या रसोवशोषण रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है और ये एनर्जी होती है तकरीबन 80 किलो जूल पर मोल से 240 किलो जूल पर मोल। आप अंदाजा लगा सकते हो, वहाँ 20 से 40 थी, यहाँ 80 से 240। सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम वाले की तुलना करें तो 12 गुना ज़्यादा एनर्जी इसमें है। भौतिक अधिशोषण से बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें ज़्यादा रिलीज होती है। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। बेटा ताप के प्रभाव में इतनी बात देखो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में अधिशोषण तीव्र गति से होता है। वैसे तो मैं एक बात जानता हूं, अगर हम इसका टेम्परेचर लाख ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, लेकिन जब भी ताप बढ़ाएंगे तो अभी पूछता है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की साम्यावस्था अभिक्रिया के वेग को कौन सी दिशा में बढ़ा देती थी? पश। क्या ये अभिक्रिया पश दिशा में हो सकती है? नहीं। तो मैं एक बात तो समझ गया कि जब इसका अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें से अधिशोषण घटने वाला नहीं, लेकिन हां इसका एक चेंज याद रखना, अधिशोषण प्रारंभ में तो तीव्र गति से, जैसे ताप बढ़ाया प्रारंभ में तीव्र गति से हुआ। रीजन क्या रहा कि मॉलिक्यूल्स को सक्रियण ऊर्जा मिलती चली गई और मॉलिक्यूल को जैसे जैसे सक्रियण ऊर्जा मिलती चली गई अधिशोषण तीव्र होता गया। एक बार अधिशोषण एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। अब
आप क्या किए, इसको टेम्परेचर दिए पड़े, टेम्परेचर दिए पड़े, अरे सक्रियण ऊर्जा मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई है। वहीं तक जब तक सक्रियण ऊर्जा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी तब तक रासायनिक अधिशोषण की स्पीड बढ़ेगी, और वो अगर मैक्सिमम वैल्यू पर सक्रियण ऊर्जा पहुंच गई, इसके बाद भी आप टेम्परेचर दिए पड़े हो, तो फिर सक्रियण ऊर्जा का प्रभाव कैसा हो जाएगा, विपरीत। फिर विपरीत में क्या करेगी, क्या गैसेस के मॉलिक्यूल को हटाएगी, नहीं, बशर्ते ये रासायनिक अधिशोषण की गति को कैसा कर देगी, धीमा कर देगी। तो सक्रियण ऊर्जा की मैक्सिमम वैल्यू तक ताप बढ़ाने पर अधिशोषण तीव्र, एक बार सक्रियण ऊर्जा की मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गए और फिर भी ताप बढ़ाते चले जा रहे हो, तो फिर रासायनिक अधिशोषण की गति कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, परंतु विपरीत दिशा में नहीं जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो मैंने लिखा था कि ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में अधिशोषण तीव्र होता है, परंतु बाद में यह गति कैसी पड़ जाती है, मंद। लास्ट नंबर, ये दोनों प्रकार के अधिशोषण के लिए लागू होता है, भौतिक के लिए भी और रासायनिक के लिए भी, कि अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर दोनों प्रकार के अधिशोषण बढ़ते हैं। मैंने एक अधिशोषण ये बना रखा है, एक अधिशोषक ये बना रखा है। अभी सोचने वाली बात है, ये दोनों प्रकार के अधिशोषक है। छोटा अधिशोषक जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, सरफेस एरिया कम है, अधिशोषक बड़े आकार का है, सरफेस एरिया अधिक है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल कहां पर चिपक सकते हैं, बड़े वाले अधिशोषक पर। तो जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषण की मात्रा भी उतनी ही अधिक, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो और चाहे वो कौन सा अधिशोषण हो, रासायनिक, ये दोनों के लिए काम करेगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी चीजों को पढ़ते हैं कल।